Welcome to Nerdy Side. आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। हम शुरू करेंगे कार्बन से, जो इसका मेन एलिमेंट है। फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको नाम देने के लिए यूनिवर्सल IUPAC रूल्स सीखेंगे और आइसोमरिज्म के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में डाइव करेंगे। एंड में हम रिएक्शन फंडामेंटल्स को समझेंगे और अपनी नॉलेज को एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम से टेस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। Section 1. Carbon, the basics and shapes. अब कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं है और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। कार्बन की पहली सुपर पावर है कैटिनेशन। ये एक एलिमेंट के एटम्स की यूनिक एबिलिटी है कि वो आपस में जुड़कर लंबी चेन्स, ब्रांच चेन्स या कॉम्प्लेक्स रिंग्स बना सकते हैं। और कार्बन ये प्रॉपर्टी किसी भी दूसरे एलिमेंट से सबसे ज्यादा शो करता है। बिल्कुल इसी वजह से कार्बन लाखों करोड़ों डिफरेंट कंपाउंड्स बना पाता है। इसकी दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4। एक कार्बन एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसका मतलब है कि ये 4 स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। यही वर्सेटिलिटी उसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे कई अलग अलग एटम से जुड़ने में हेल्प करती है, जिससे लिविंग थिंग्स बनाने वाले इनक्रेडिबली डाइवर्स स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड्स स्पेस में एक्चुअली अरेंज कैसे होते हैं? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। इस टेबल को देखिए, आपको 3 टाइप्स दिखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे मीथेन में होता है, कार्बन 4 सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, जिससे एक 3D टेट्राहेड्रल शेप बनती है। जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जैसा ईथेन में, तो ये एक डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे एक फ्लैट ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बनता है। और फाइनली sp हाइब्रिडाइजेशन में, जो इथाइन में देखा जाता है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिससे पूरा मॉलिक्यूल एकदम लीनियर हो जाता है 180 डिग्री एंगल के साथ। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के फाइनल शेप को डायरेक्टली डिसाइड करती है। तो हमने कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज समझ ली, लेकिन जब मॉलिक्यूल्स इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो हम उन्हें पेपर पर आखिर ड्रॉ कैसे करें? यही हमें ले आता है हमारे दूसरे सेक्शन पर, रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला है कंप्लीट फॉर्मूला, जैसे लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक एटम और हर एक बॉन्ड दिखाया जाता है, जो मैक्सिमम डिटेल के लिए अच्छा है। दूसरा है कंडेंस्ड फॉर्मूला, जो चीज़ों को सिंप्लीफाई करता है, बॉन्ड्स को छुपाकर और एटम्स को ग्रुप करके, जैसे ईथेन के लिए CH3CH3 लिखना। लेकिन सबसे कॉमन और एफिशिएंट मेथड है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। यहाँ लाइंस कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं और हम मान लेते हैं कि हर कोने और एंड पर सही नंबर में हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ये एकदम साफ और तेज तरीका है। जब लाखों कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, तो हम उन सब को बिना किसी कंफ्यूजन के नाम कैसे दे सकते हैं? उसके लिए हम एक सिस्टमैटिक मेथड यूज करते हैं, जिसे कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ये इंश्योर करता है कि हर एक कंपाउंड का एक यूनिक और लॉजिकल नाम हो, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट समझ सकें। चलिए बेसिक नेमिंग रूल्स को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, आप सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन ढूंढते हैं, इसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। दूसरा, आप उस चेन को नंबर करते हैं, उस एंड से शुरू करते हुए, जिससे ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर मिले। तीसरा, आप उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को पहचानकर उनका नाम देते हैं और आखिर में आप पूरा नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके पोजीशन नंबर के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोवेस्ट लोकेंट रूल। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, अगर हम चेन को लेफ्ट से नंबर करते हैं तो मिथाइल ग्रुप को पोजीशन 2 मिलती है। अगर राइट से नंबर करते हैं तो उसे पोजीशन 4 मिलती है। रूल कहता है कि हमें हमेशा सबसे छोटा नंबर चुनना है, इसलिए लेफ्ट टू राइट नंबरिंग ही सही अप्रोच है। ये एक छोटा सा डिटेल कंपाउंड का नाम पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन क्या होगा अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो? उसके लिए IUPAC की एक प्रायोरिटी लिस्ट है। जो ग्रुप इस लिस्ट में ऊपर होता है, उसे प्रिंसिपल ग्रुप माना जाता है और वही कंपाउंड का बेस नेम डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों हों, तो उसका नाम एक एसिड के तौर पर रखा जाएगा, ना कि एक अल्कोहल के तौर पर। हमारा अगला टॉपिक है आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, यानी एटम्स का सेट वही होता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज एकदम अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। चलिए 2 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखते हैं।
पहला है चेन आइसोमेरिज्म। ये तब होता है जब कंपाउंड्स का फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन कार्बन स्केलेटन अलग हो। जैसे पेंटेनिक स्ट्रेट चेन है जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्रांच्ड है लेकिन दोनों का फॉर्मूला C5H12 है। फिर आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ कार्बन स्केलेटन सेम रहता है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाती है। जैसे प्रोपैन 1 ऑल और प्रोपैन 2 ऑल में फर्क सिर्फ इतना है कि OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग हो जाते हैं। जैसे C3H6O फॉर्मूला प्रोपेनॉल भी हो सकता है जो एक एल्डिहाइड है, या प्रोपेनोन जो एक कीटोन है। ये दो बिल्कुल अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं। और आखिरी में है मेटामेरिज्म। ये एक स्पेशल टाइप है जो तब होता है जब एक सेंट्रल फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल चेन्स लगी हों। अभी तक हमने स्टैटिक स्ट्रक्चर्स और नामों की बात की। चलिए अब एक्शन में आते हैं। केमिकल रिएक्शंस। अपने कोर में सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस बस पुराने बॉन्ड्स के टूटने और नए बॉन्ड्स के बनने का खेल है। और ये हमें सबसे फंडामेंटल सवाल पर ले आता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच शेयर्ड होते हैं, आखिर टूटता कैसे है? एक कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीकों से टूट सकता है। पहला है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो मतलब डिफरेंट। यहाँ बॉन्ड अनइवनली टूटता है। एक एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को पूरा ले जाता है। इससे एक पॉजिटिव आयन यानी कार्बोकैटायन और एक नेगेटिव आयन यानी कार्बोनियन बनता है। दूसरा तरीका है होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मतलब सेम। इस केस में बॉन्ड इवनली टूटता है और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जिससे न्यूट्रल लेकिन हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। बॉन्ड फिशन के दौरान बनने वाली इन स्पीसीज को रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। एक कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, क्योंकि आसपास के अल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। एक कार्बन आयन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो उसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। हमने काफी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब वक्त है इन्हें प्रैक्टिस में लाने का। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके अप्लाई करते हैं। ये रही एक क्लासिक प्रॉब्लम। हमें इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। आप चाहें तो अभी इस लेक्चर को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अप्रोच देखते हैं। रूल बहुत सिंपल है। हर सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, हर डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से बना होता है, और हर ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड से मिलकर बनता है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में सारे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ध्यान से गिनते हैं तो हमें मिलेंगे 10 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 पाई बॉन्ड्स। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा बॉन्ड किससे बना है। तो सबसे मेन टेकअवे क्या है? ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये लॉजिक और रूल्स का एक खूबसूरत सिस्टम है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हमने आज कवर किए हैं, कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज, नेमिंग के रूल्स और रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स, यही वो फाउंडेशन है जिसे साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को समझने और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। हम इन्हीं सिंपल रूल्स का इस्तेमाल करके लाइफ सेविंग मेडिसिन्स या एडवांस्ड सस्टेनेबल मटेरियल्स की अगली जनरेशन को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं?